एक तरफ जांच पड़ताल तेज को रखी है, वहीं दूसरी तरफ जो घायल लोग हैं उनका इलाज भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे विदेश यात्रा से लौटने के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली ब्लास्ट में घायल उन लोगों से मुलाकात की है जो अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी दौरे की बता रहे हैं जब वे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है और उस परिस्थिति के बारे में पूछा है, उस मंजर के बारे में पूछा है, उनकी फिलहाल कैसी स्थिति है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना है। साथ ही साथ जो एलएनजेपी हॉस्पिटल स्टाफ है उससे भी बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी जुटाई है, बातचीत की है और यह जानने का प्रयास किया है कि अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको उसी एलएनजेपी अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो चलिए अब ये इन तस्वीरों के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हुए तो उन्होंने एक बड़ा पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट के जरिए यह कहा है कि घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट में कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें भी मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आखिर इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भी साजिश रचने वाले हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों से मुलाकात की गई उसके बारे में भी बताया और साथ ही साथ ये भी पीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई जो है वो होने वाली है। लेकिन चलिए अब जरा इससे हटके मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूं कैसे इस ब्लास्ट के बाद अब लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। आज दिन भर क्या अपडेट हुआ है उसकी 5 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ब्लास्ट के समय का ये सीसीटीवी जो है वो सामने आया है। ये नया सीसीटीवी है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सिग्नल के पास अचानक से वो कार पहुंचती है i20 और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। उस दौरान कितनी ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो वहां आसपास नजर आ रही है। वहीं एनआईए जो है वो अब इस पूरे दिल्ली धमाके को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक के बाद एक जांच पड़ताल तेज हो रही है। ब्लास्ट के बाद विरोध भी तेज हो रहा है और विरोध जो हो रहा है वो शाहीन का हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उससे गिरफ्तार करने के बाद फांसी की सजा दी जाए। तो वहीं सीसीएस की बैठक और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी का महू करेक्शन जो है वो भी निकलकर सामने आया है और उस पर भी अब चर्चा तेज हो रही है। लेकिन चलिए चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से हमारे साथ जुट गए हैं। राकेश, बड़ी बैठकों को लेकर आज दिन भर से चर्चा चल रही है कि 2 बड़ी बैठकें होने वाली है। सीसीएस की बैठक को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए दीपेश, 5:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी और एक बात तो साफ है, जैसे कि पहलगाम के बाद पीएम मोदी सहित उनके कैबिनेट के सभी मंत्री कहते नजर आए हैं कि अगर एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसको भारत के खिलाफ कार्रवाई माना जाएगा, यानी कि युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसके इतर ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। इसी लिहाज से आज की ये 5:30 बजे की बैठक है। अगर इसका तार पाकिस्तान से जुड़ता है, जैशे मोहम्मद से जुड़ता है, जो कि अभी तक के जांच में सूत्रों के हवाले से आया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल जो है वो पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहा था, तो वो सूत्रों के हवाले से है। लेकिन अगर स्पष्ट जानकारी एनआईए सरकार को सौंपती है तो इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर की बात पीएम मोदी कहते नजर आए थे वो एक बार फिर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पीएम का जो सोशल मीडिया पोस्ट आया है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी इसके पीछे है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस रफ्तार से ये जांच आगे बढ़ रही है। एनआईए अपना काम कर रही है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों के प्रमुख से दूसरी बार बातचीत की दीपेश, और इस दौरान जो है एनआईए के महानिदेशक वहां सदानंद बेसेंट भी मौजूद रहे। यही कारण है कि अब जो है ना वो ये समझा जा सकता है कि जरूरी दिशा निर्देश जो गए वो आज इस बैठक के बाद मिलते हुए नजर आने वाले हैं और एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब उस लाल कार का एंगल भी सामने आ रहा है, उसकी भी जांच पड़ताल जो है वो तेज को रखी है। वो आखिर लाल कार कौन सी है और उस लाल कार का इस दिल्ली धमाके से क्या कनेक्शन है? क्यों? क्योंकि ये उमर की ही कार है और यही कारण है कि उसको लेकर भी अब चर्चा हो रही है। मगर ये आतंकी डॉक्टर कौन है, अब जरा उनके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात डॉक्टर शाहीन की कर लेते हैं।
डॉक्टर शाहीन का जन्म लखनऊ में हुआ। आरोप मुजम्मिल की करीबी और कार में राइफल जो है वो मिली थी और यही कारण है कि गिरफ्तारी वाली जो जानकारी है उसके बाद अब यही वो शख्स है, यही वो लेडी है शाहीन जिसके जैश से डायरेक्ट कनेक्शन है और ये अब ये स्वीकार करती नजर आई है कि बड़े धमाके की साजिश जो है वो पूरे देश में रची जा रही थी। दूसरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर, जन्म पुलवामा में हुआ। आरोप जिस कार में धमाका उसे यही चला रहा था। यही कारण है कि अब इसके डीएनए सैंपल के साथ अब जांच हो रही है। हालांकि शव की पहचान होना बाकी है। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि डीएनए सैंपल जो है वो ले लिया गया है और अब जांच की जा रही है। अगला नाम डॉक्टर आदिल अहमद, जन्म जो है वो कश्मीर में हुआ। आरोप इस पर है जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए थे, लॉकर से AK-47 मिली थी और अब इस दिल्ली धमाके से इसका सीधा कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है और उसकी भी पड़ताल हो रही है। एक और नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जन्म इसका भी पुलवामा में हुआ। आरोप लगभग 2900 किलो विस्फोटक जो है वो जमा करके इसने रखा था। गिरफ्तारी वाली सील जो है वो आपको नजर आ रही होगी कि आखिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसके खिलाफ जांच पड़ताल तेज है। अगला एक और नाम डॉक्टर सज्जाद अहमद, जन्म इसका भी पुलवामा में हुआ। इसका काम था पुलवामा में ठिकाने वाले जो मॉड्यूल है उससे संबंध, यानी पुलवामा में जो मॉड्यूल चलाया जा रहा था वहां जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके साथ इसका संबंध था और इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उमर का दोस्त कहा जाता है। यही कारण है कि अब इसको लेकर जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन चलिए अब इतने नाम ही नहीं है, इसके अलावा भी कई और नाम है, अब उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये सारे डॉक्टर का कनेक्शन जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से है और जांच में यह पता चला है कि उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन यानी जवाद सिद्दीकी का महू से गहरा रिश्ता है। मध्य प्रदेश के महू का यह जवाद रहने वाला है। जवाद सिद्दीकी महू में ही रहता था और 25 साल पहले ही ये महू में कई गरीब लोगों के पैसों को हड़प कर वहां से फरार हो गया। यह बात भी सामने आई कि जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है जिससे यह परिवार शंका के घेरे में है और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये जवाद अहमद सिद्दीकी का ये बिल्डिंग नजर आ रही है। मौलाना का मकान के नाम से यह बिल्डिंग फेमस थी। ये महू का कायस्थ मोहल्ला है। ये काफी प्रतिष्ठित परिवार भी हुआ करता था महू का, लेकिन जो जवाद के भाई हैं हमाद, उन्होंने सबसे पहले धोखाधड़ी की, एक निजी बैंक बनाया, करोड़ों रुपए इंदौर, महू और आसपास के लोगों के वो खाकर भाग गए। पब्लिक का पैसा लगाते थे, उसको प्रॉफिट दिया करते थे हर 3 महीने के अंदर। इस प्रकार से चलता रहा, काफ़ी लंबा कारोबार चल रहा था यहाँ पर। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, लोगों को पैसे भी कम देने लग गए, लेट करने लग गए। चलिए अब जरा बात उस जवाद सिद्दीकी की कर लेते हैं जो इस यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता है। आखिर ये देखिए, यही है अल फलाह यूनिवर्सिटी का जवाद सिद्दीकी जिसका महू से कनेक्शन सामने आया है। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता है और यही कारण है कि अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब महू का रहने वाला ये चेयरमैन के जवाद सिद्दीकी जिसको लेकर जांच पड़ताल तेज हो रही है। पिता महू के शहर के काजी हुआ करते थे, लेकिन 25 साल पहले ये महू को छोड़कर वहां से भाग निकले। परिवार का विवादों से पुराना नाता रहा है, क्योंकि गरीबों के पैसे इनके द्वारा हड़पे गए हैं। भाई पर हत्या का भी आरोप लगा हुआ है, साथ ही साथ धोखाधड़ी के भी कई आरोप अब जवाद के परिवार पर लग रखे गए। जेल जवाद का भाई जा चुका है, लेकिन जवाद जो है वो थोड़ा स्मार्ट है। यही कारण है कि वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग निकला। 25 साल पहले ही ये महू से शिफ्ट हो गए थे और यही कारण है कि अब महू पहुंचने के बाद टीम इसके बाकी पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने में जुटी हुई है। यही कारण है कि अब पुलिस जो है वो इस जवाद को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मुखर हो चुके हैं। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसने हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे धमाके होते रहेंगे। आखिर बाबा बागेश्वर ये क्यों कह रहे हैं, जरा आप खुद सुन लीजिए। एक सबसे विचित्र बात है कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। यदि सनातनी एक हो जाएंगे तो ये डराने धमकाने की मजहबी विचारधारा पर पूर्णतया ब्रेक लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विचार परिवर्तन ही हिंदू एकता है।